गैसी विलयन का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है इसमें कि गैसी विलयन का उदाहरण कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। पहला जो दिया गया है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, दूसरा दिया गया है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, तीसरा दिया गया पारक का सोडियम के साथ अमलगम और चौथा दिया गया जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। इसमें बताना है कि गैसी जो विलयन का उदाहरण कौन होगा। इसमें ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कपूर का नाइट्रोजन में विलयन जो होता है वह गैसी विलयन का उदाहरण होता है। इसमें विकल्प जो है ए जो है सही है। कपूर का नाइट्रोजन में विलयन जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया दूसरा प्रश्न है किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं। तो किस संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं कौन सा ऐसा यौगिक होगा जो रंगहीन होते हैं। यहाँ पर क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, जिंक दिया गया है। तो जिंक जो होते हैं इनके यौगिक जो रहेंगे वह रंगहीन होते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जिंक जो है 2+ जो दिया गया है यह ऑप्शन जो है सही होगा। और अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पे दिया गया यहाँ पर पोटेशियम है, कोबाल्ट है और ये कार्बो मोनो ऑक्साइड है और यहाँ पर 4 घात में बताना है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना ऑक्सीकरण संख्या क्या है यक्स, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लेंगे यक्स है। अब यहाँ पर के, तो के का नाम है पोटेशियम और पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है इसलिए यहाँ पर +1 हो जाएगा। CO का यक्स हो जाएगा और यह C और बड़ा वो है इसका नाम है कार्बो मोनो ऑक्साइड होता है। यह उदासीन लिगेंड होता है और उदासीन लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वह 0 होता है। तो 0 में 4 का गुणा कर लेंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 को नीचे नोट करेंगे यक्स उतर जाएगा, 4 शून्य 0 हो जाएगा। 0 को छोड़ दीजिए, यह +1 है उधर जाके पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा -1 हो जाएगा। +1 पक्षांतर करने पे क्या है -1 होगा। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं सी बराबर जो दिया सी वाला -1 है, मतलब इसमें ऑप्शन जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला गया समझ में आ गया होगा। के का 1 होता है, CO का x हो गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये उदासीन लिगेंड है, इसका 0 होगा, 0 में 4 का गुणा होगा 0, 0 को छोड़ दीजिए, +1 पक्षांतर होगा -1 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम क्या है। तो अम्लीय क्षमता का बढ़ने का सही क्रम क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। एथेनॉल का जो है अम्लीय क्षमता कम होता है, उससे ज्यादा फिनाल का होता है और फिनाल से ज्यादा एस्टिक अम्ल का होता है और एस्टिक अम्ल से ज्यादा जो है क्लोरो एसिटिक अम्ल का होता है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही होगा। एथेनॉल के बाद फिनॉल, फिनॉल से एस्टिक अम्ल और एस्टिक अम्ल से क्लोरो एस्टिक अम्ल, यह बढ़ते क्रम में जो है अम्लीय क्षमता है। तो इसमें जो अम्लीय क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम ऑप्शन कौन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में कौन से धनात्मक जो है फेयरलिंग विलयन परीक्षण देता है। यह क्वेश्चन तो कई सालों से बोर्ड के पेपर में आ जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न को आप सभी लोग विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन से धनात्मक फेयरलिंग विलयन का परीक्षण देता है। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, वसा है, प्रोटीन है। तो याद रखेंगे इसमें ग्लूकोज जो होता है वह धनात्मक फेयरलिंग विलयन का परीक्षण देता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन है। इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिया गया कि हाफमैन जो है अभिक्रिया है, सेडमेयर अभिक्रिया है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें प्रश्न क्या बताया गया श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जो है यह बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें बी वाला ऑप्शन जो है आपका जो है माना जाता है इसमें क्या सी, इसमें बी वाला ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि यह जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या में जो बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइड को प्राथमिक एमीन बनाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका जो होता है थैलीमाइड संश्लेषण जो विधि होता है यह विधि महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प वाला क्वेश्चन जो है पूरा फाइनल हो गया। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अब अगले प्रश्न के बारे में समझेंगे। तो अब अगला जो प्रश्न दिया गया है 1 विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत
कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। अब यहाँ पर दो केमिकल है। पहला केमिकल जो दिया गया है वह बेंजीन है और 30 द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब ये 30% जो है बेंजीन किस में घुला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। बेंजीन की मोल अंश की गणना कीजिए, मतलब यहाँ पर बेंजीन का आपका मोल प्रभाज की गणना करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता करेंगे कौन विलय है और कौन विलायक है। तो यहाँ पर जो है जिसकी मात्रा कम रहता है वह विलय होता है। तो यहाँ पर विलय की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बेंजीन जो है विलय है, क्योंकि यहाँ पर इसकी मात्रा क्या है, कम है। तो यहाँ लिखेंगे विलय जो है बेंजीन हो गया। और विलायक जो है, विलायक जो यहाँ पर बना है वह कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। तो विलायक जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। कार्बन जो है टेट्रा क्लोराइड, इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जो मात्रा कितनी है और जो है यहाँ पर और बेंजीन की मात्रा कितनी है, इसको आपको समझना है। यहाँ पर बताया गया है कि 30% जो है कार्बन बेंजीन है, तो इसका मतलब ये विलय की जो मात्रा है वो 30 ग्राम है। तो विलायक की मात्रा क्या होगा, तो 70 ग्राम होगा, क्योंकि परसेंटेज जब निकाला जाता है तो 100 पे निकाला जाता है। तो यहाँ पर भार लिखेंगे, मतलब W बराबर लिखेंगे यहाँ पर 30 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम, 30 ग्राम। तो यहाँ पर बड़ा W हो जाएगा, विलायक है इसमें बड़ा W हो जाएगा, तो यहाँ पर 70 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा और छोटा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि विलय में छोटा प्रतीक लेते हैं और विलायक में बड़ा वाला प्रतीक लिया जाता है। अब यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन मतलब C6H6, मतलब कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6 का अणुभार निकालना पड़ेगा। यहाँ पर अणुभार जब निकालेंगे तो इसका अणुभार कितना होगा, तो अब इसका अणुभार जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन का तो 12 होता है, 6 से गुणा हो जाएगा। H का 1 होता है, 6 से गुणा हो जाएगा। 12 छक्के 72 प्लस 6 का नम 6, 72 और 6 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। यहाँ पर छोटा एम इसको कहेंगे, अणुभार को छोटा एम से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पे जो विलायक में जो निकालेंगे तो CCl4 इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। यहाँ पर जब अगर अणुभार निकालेंगे तो इसका अणुभार कितना होगा, तो कार्बन का तो 12 होता है तो 12 लिख देंगे, प्लस और Cl का जो होता है वो 35.5 होता है। Cl का कितना होता है, 35.5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 35.5 गुणे 4 से गुणा कर लेंगे, बराबर हो गया 12 प्लस 35.5 का गुणा जब 4 में करेंगे तो यह हो जाएगा 142, और 142 में 12 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 154 हो जाएगा। यहाँ पर जो अणुभार निकलेगा यहाँ पर बड़ा यम रहेगा और यहाँ पर छोटा यम रहेगा। तो उम्मीद करते हैं लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे कि मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, N बराबर होता है भार बटा अणुभार होता है। यहाँ पर N बराबर होगा भार बटा अणुभार हो जाएगा। अब यहाँ पर भार कितना है, तो भार देखेंगे तो 30 ग्राम है और अणुभार जो है 78 है। तो यहाँ 30 भागा 78 हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा N बराबर 70 भागा 154 हो जाएगा। 70 भागा का हो जाएगा 154, क्योंकि यहाँ भार 70 है और अणुभार 154 है। अब यहाँ पर 78 से 30 में भाग कर देंगे, तो 78 में जब 30 से भाग करेंगे तो N बराबर कितना आ जाएगा, तो भाग देने पर 0.38 आ जाएगा। और यहाँ पर भाग करेंगे N बराबर 0.45 आ जाएगा। तो यहाँ पर छोटा n और बड़ा n का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं यह विलय का जो है मोलों की संख्या और ये विलायक के मोलों की संख्या जो निकाला गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बेंजीन का आपका जो है मोल अंश निकालना है। तो बेंजीन का मतलब विलय का मोल अंश निकालना। तो लिखेंगे आपका विलय का मोल अंश निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर विलय का मोल अंश बराबर क्या सूत्र होगा, तो विलय का मोल अंश बराबर फार्मूला बनेगा। यहाँ पर विलय मतलब n, छोटा n हो जाएगा और नीचे छोटा n प्लस बड़ा n होता है। ये तो फार्मूला हो गया। अब इसमें मान को भर देंगे। अब यहाँ मान जब रखेंगे तो क्या बनेगा, 0.38 छोटा n हो गया, अब बटा और नीचे क्या बनेगा यहाँ पर 0.38 प्लस 0.45 हो जाएगा। अब इसमें भाग करेंगे, क्या हो जाएगा 0.38 भागा, अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा इसको लिख करके इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 8 5 क्या हो जाएगा, 8 5 13, 13 को 3 होगा, 4 3 7, 7 1 8 हो जाएगा।
0.0 हो गया। 8 5 13 को 3, 4 3 7 1 8, दोनों का दशमलव अगर बराबर है तो दशमलव को हटा सकते हैं। 38/83 हो जाएगा। 38 बटा क्या बनेगा 83, और 83 में जब 38 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.457। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये किसका निकालना था विलय, विलय मतलब जो है बेंजीन का निकालना था। तो बेंजीन का ये मोल अंश जो निकाला गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है वो राउल्ट का नियम को समझाइए। राउल्ट का क्या नियम है इसके बारे में पूछा गया है। तो लिखेंगे राउल्ट का नियम क्या है, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हो जाएगा। और इनका नियम क्या है तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्या कहेंगे यहाँ पर वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के, विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, मूल प्रभाज के बराबर होता है, होता है। कितना आसान नियम है, क्या कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट का नियम कहलाता है, राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का क्या हो जाएगा नियम कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। कितना आसान है। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या होता है, तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का सूत्र होता है पी नॉट, यहाँ लिखेंगे पी नॉट माइनस पी यस बटा, बटा हो जाएगा यहाँ पर पी नॉट बराबर यहाँ पर छोटा n बटा छोटा n प्लस बड़ा n। मतलब यह जो सूत्र है इसका नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और इसका नाम होता है विलय के मूल प्रभाज, किसके विलय के मूल प्रभाज के क्या है बराबर होता है। कितना आसान है, बस इसका नाम आपको याद रखना है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, राउल्ट का नियम कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं राउल्ट का नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनचुंबकी होते हैं, अनचुंबकी होते हैं स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर जो होते हैं अनचुंबकी क्यों होते हैं इनके बारे में आपको स्पष्ट करके बताना है। तो जो संक्रमण धातु और उनके यौगिक जो होते हैं वो अनचुंबकी तो होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके डी जो कक्षक होता है उस डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसकी वजह से वह क्या अनचुंबकी होते हैं। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर संक्रमण जो धातु हैं, यहाँ लिखेंगे संक्रमण, संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं, धातुएं और संक्रमण धातुएं और उनके, उनके अधिकांश यौगिक, उनके अधिकांश यौगिक, अधिकांश यौगिक अनचुंबकीय होते हैं, अनचुंबकीय, अनचुंबकीय होते हैं, अनचुंबकीय होते हैं, होते हैं क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि संक्रमण धातुओं के अधिकांश यौगिक अनचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके डी बलाक, इनके लिखेंगे इनके जो डी बलाक होते हैं, डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक में, डी कक्षक में कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो डी बलाक में, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं।
अब यहाँ बताना है संक्रमण जो धातुएं होते हैं और उनके जो यौगिक होते हैं वह जो है अनचुंबकी क्यों होते हैं। तो अनचुंबकी का कारण क्या है, उनके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब एक संक्रमण कोई धातु ले लिया जाए, जैसे संक्रमण धातु यहाँ पर कोबाल्ट लिए हैं। कोबाल्ट का रोल नंबर क्या होता है 27, मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है 27 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कैसे निकलता है, पहले लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और यहाँ हो जाएगा 3s2 3p6 3p6। अब होता है यहाँ पर 4s2 और यहाँ हो जाएगा 4s2 और 3d पर क्या होता है 7। यहाँ तक तो 18 2 20 20 7 27। टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे 1 2 को जोड़ेंगे 4 10 हो जाएगा 10 2 12 6 18 2 20 20 7 27, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 27 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए। इसमें अगर हम डी कक्षक देखा जाए, 3D वाला देखा जाए, तो 3D में क्या देख रहे हैं कि डी में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, यहाँ लिखेंगे 7 डी कक्षक में है। डी कक्षक में 5 जो है उसमें यहाँ 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भराता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो गया 7। अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर जोड़ा नहीं बैठा। तो जो जोड़ा नहीं बैठता उसको क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जहाँ जोड़ा बैठ जाता है उसको कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो डी बला के तत्व हैं, ये कोबाल्ट जो होता है वो डी बला के तत्व होते हैं, उसको संक्रमण धातु कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह अनचुंबकी होते हैं। तो लिखेंगे जिसमें जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें कौन सा होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वह अनचुंबकी होता है। क्या होता है, अणुचुंबकी होता है, अनचुंबकी होता है, अनचुंबकी होता है। अगर मान लीजिए युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तब क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाएंगे तो यहाँ पर प्रतिचुंबकी लिखेंगे। कब, जब युग्मित रहता, पूरा जोड़ा बैठ जाता तो उसको युग्मित कहते हैं, और जब युग्मित रहता तो उसमें जो होता है प्रतिचुंबकी का गुण पाया जाता है, और जिसमें अयुग्मित पाए जाएंगे अणुचुंबकी होता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, Mn मैग्नीज है या ब्रोमीन है, इस नीचे 4 घात दिया गया है, ऊपर इसका संख्या जो दिया गया है -2 है। के केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 Bm है, और यहाँ पर संकुल आयन की ज्यामिति क्या होती है। यहाँ पर आपको ज्यामिति बताया गया है, चुंबकीय आघूर्ण का मान तो निकाल करके दे दिया गया है। यहाँ पर आपको एक ऐसी ज्यामिति होनी चाहिए। तो ज्यामिति निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल करेंगे। और हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो निकालते हैं यहाँ पर जो यौगिक है उस यौगिक को ले लिया जाएगा। यौगिक क्या है, यम यन है, और क्या है Br, और नीचे 4 घात दिया गया है, और ऊपर 2 के ऊपर माइनस है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो है यमन का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे, माना यमन की ऑक्सीकरण संख्या, माना यमन की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है। ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वह इसको यक्स मान लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या यक्स है। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या यक्स हो गया। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या यक्स मानेंगे तो यमन के नीचे यक्स हो जाएगा। Br का -1 होता है, 4 से गुणा कर दीजिए, नीचे 4 है बराबर -2 है। अब यक्स हो जाएगा 4 1 9 4 बराबर -2, 4 को उधर भेज देंगे, यक्स बराबर -2, और यहाँ पर +4 हो जाएगा। 4 में से 2 घटा दीजिए, +2 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +2 आ गया। अब मैग्नीज है, तो मैग्नीज का जो है आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है। अब यहाँ मैग्नीज लिखेंगे Mn, और Mn का क्या होता है 25 होता है। Mn का क्या होता है 25। अब 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो 25 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ लिखेंगे 3d, और 3d पर हो जाएगा या 5 हो जाएगा। या Mn का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम कर देंगे। इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो Mn के ऊपर क्या लिखेंगे, +2। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा
तो 4s 0 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 3d पर 5। देखिए लास्ट वाला क्लास जो होता है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, तो यहाँ लास्ट में 2 है, 4s2 है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो अब यहाँ पर अगर इसका 3d बनाया जाए तो क्या बनेगा, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ लिखेंगे 3d 4s और यह हो जाता है 4p। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इसमें 3 बॉक्स रहता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे तो खाली रहेगा, यहाँ रहेगा 3d और यह हो जाएगा 4s और यह हो जाता है 4p। अब इसमें जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन कौन सा लिगेंड है, अब इस लिगेंड को पता कर लेंगे कि ब्रोमीन कौन सा लिगेंड है। अब नीचे लिखेंगे ब्रोमीन जो होता है Br एक जो है दुर्बल लिगेंड है, क्या है, दुर्बल लिगेंड है। और जब दुर्बल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है, दुर्बल लिगेंड है। जब दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। ये किसका नियम सब लागू हो रहा है, बीबीटी का नियम, मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत का नियम लागू हो रहा है। तो कहेंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ पर दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अब नहीं बैठेगा, युग्मन नहीं होगा, नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक जब दुर्बल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, अब तो लिखेंगे यहाँ पर 3d हो जाएगा, 3d और यहाँ पर 4s और यहाँ हो जाएगा 4p हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसमें हो जाएगा 1 2 3, ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पर 3d रहेगा और यहाँ रहेगा 4s रहेगा और यहाँ लिखेंगे 4p रहेगा। हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर जो है Br कितना है, तो Br देखिए यहाँ पर 4 हैं, Br यहाँ पर देख सकते हैं 4। अब Br 4 को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक Br के लिए तो इसमें भर देंगे, एक Br यहाँ हो जाएगा और एक Br यहाँ हो जाएगा और एक Br यहाँ पे हो जाएगा और एक Br यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर इसकी ज्यामिति बनाया जाए या संकरण बनाया जाए तो संकरण क्या बनेगा इसका, तो संकरण अगर बनाते हैं तो संकरण बनेगा, यस में एक बॉक्स है तो यस हो जाएगा, पी में कितने बॉक्स भरा है, तो 3 बॉक्स भरा है तो यस p3 हो जाएगा। और जब यस p3 होता है तो ज्यामिति कैसी होती है, तो इसमें ज्यामिति पूछा गया है, तो ज्यामिति जो हो जाएगा चतुर्फलकी होगा, क्या होगा, चतुर्फलकी होता है, क्या हो जाएगा, चतुर्फलकी। तो चतुष्फलकी बनता है, तो लिखेंगे चतुर्फलकी है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको जो है कैसे हल किया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह बीबीटी के सिद्धांत पर लागू किया गया, संयोजकता आबंध सिद्धांत जो नियम है, अगर यह संयोजकता आबंध सिद्धांत आप नहीं जानते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट वाले वीडियो जो है, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट वाला वीडियो है, उसमें जा करके अच्छे से पहले बीबीटी का सिद्धांत पढ़ लीजिए, तब जा करके ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ। इससे पहले यहाँ क्वेश्चन में लिखेंगे हल, और हल में प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए +2 घात यहाँ पर भी है, यहाँ +2 घात है, मतलब इसमें संख्या जो है n बराबर क्या है, 2 है। और यहाँ पर ई सेल का मान क्या दिया गया है, तो प्रश्न में ई सेल का जो मान दिया गया है, ई सेल का मान मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया गया है, 1.1 जो है बोल्ट दिया गया है, 1.1 जो है बोल्ट है। और ये फैराडे नियतांक F बराबर होता है 96,500 कूलाम होता है, 500 यह कूलाम हो जाएगा। ये किसका मान है, फैराडे नियतांक कहते हैं, इनका मान 96,500 कूलाम होता है। तो ये 3 मान जो है आपको मालूम हो गया। और इसमें क्या पूछा गया है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है डेल यहाँ पर G0 बराबर प्रश्नवाचक है पूछा गया है, और दूसरा जो इसमें प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर केसी पूछा गया है, साम स्थिरांक को केसी से दिखाते हैं और केसी बराबर प्रश्नवाचक है। 2 प्रश्न जो है इसमें से बताना है। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मानक जो गिब्स जो ऊर्जा है, अब इसका सूत्र लिखेंगे तो डेल G0 का सूत्र होता है बराबर -NF और यहाँ लिखेंगे ई सेल होता है, क्या सूत्र होता है, -NF ई सेल होता है। अब इसमें मान को भर लेंगे, जब मान भर करके हल करेंगे तो -n का मान 2, F का मान 96,500 है, यहाँ पर 96,500 जाएगा। और ई सेल का मान क्या है, 1.1 है।
अब ये तीनों का जो गुणा करेंगे तो तीनों को गुणा करने पर कितना आएगा, -212, यहाँ पर 300 आ जाएगा। -212 3 जो है 00, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,12,300 जो है आ जाएगा। और मात्रक जो है यहाँ पर क्या बनेगा, जूल हो जाएगा। अगर इसमें 1000 से भाग कर दें, माइनस यहाँ पर 212 और यहाँ पर 3 मतलब 2,12,300 में अगर 1000 से भाग कर देंगे तो यह उत्तर आ जाएगा किलो जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, किलो जूल में। अब यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा और भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -200 जो है -212.3 किलो जूल हो जाएगा। यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, मानक जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो है मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसमें केसी का मान पूछा गया है, तो केसी का मान निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, तो केसी के लिए जो सूत्र बना है यहाँ लिखेंगे लॉग केसी बराबर होता है, लॉग केसी बराबर सूत्र होता है एन ई सेल बटा 0.0591 होता है। ये किन का सूत्र हो जाएगा, लाग केसी का यह सूत्र हो जाएगा यहाँ पर एन ई सेल बटा 0.0591 होता है। अब इसमें मान को भरेंगे तो एन का मान कितना है, तो कहेंगे एन का मान 2 है और यहाँ पर हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, ई सेल का मान 0.0591 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे लॉग हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे केसी। अब यहाँ पर लिखेंगे लॉग के सी बराबर, अब यहाँ से जब इसमें गुणा करेंगे तो 2.2 हो जाएगा और यहाँ पर भाग करेंगे, भाग देना 2.2 में किससे भाग करेंगे, तो यहाँ भाग जो दिया गया है 0.0591 से इसमें भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो क्या बनेगा, लाग के सी बराबर हो जाएगा और भाग देने पे जो आंसर आएगा यहाँ पर 37.22 आ जाएगा। तो ये भाग दे करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये लाग के सी का मान आ गया। अगर यहाँ पर इसको लघुगणक हटाएंगे तो इसका मान अलग आएगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न में लाग का मान नहीं दिया गया है, तो यहीं तक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन जब इसका एंटी लाग देखेंगे, अगर इसका एंटी लाग निकालते हैं तो इसका एंटी लाग से अगर निकाल कर देखा जाए, जो लघुगणक सारणी होता है अगर उस सारणी से देखेंगे एंटी लाग तो क्या बनेगा, 1.94 गुणे 10 के पावर यहाँ पर 37 इसका टोटल मान होगा। लेकिन यह मान प्रश्न में दे देना चाहिए, क्योंकि पेपर में सारणी तो दिया नहीं रहता है तो कैसे सारणी को देखा जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर यहीं तक जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, तो लाग के इसी बार लिखिए या एंटी लाग जब निकालेंगे इसका तो यह मान आ जाएगा 1.94 गुणे 10 के पावर 37 घात हो जाएगा। यह जो है साम स्थिरांक का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं साम स्थिरांक निकालने को जो है बताया गया, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न था, मानक जो है गिब्स जो ऊर्जा निकालना था तो वह मान निकल गया और यहाँ पर साम स्थिरांक निकल गया। तो अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। तो अगला ये जो प्रश्न है बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार से परीक्षा में पूछा गया है और इस प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं, मतलब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्न है। पहला क्या है, सांद्रता है, ताप है, उत्प्रेरक है। अब ये सांद्रता के बारे में पूछा गया कि सांद्रता का मतलब क्या है, तो सांद्रता के बारे में आपको बताना है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे सांद्रता, और सांद्रता के बारे में आपको बताना है, मतलब अभिक्रिया के वेग पर जो है सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब यहाँ सांद्रता के बारे में आप लिखेंगे कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक की जो है यहाँ पर नोट करते चलेंगे साथ में। तो साथ में जब नोट करेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। लिखेंगे यहाँ पर अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है।
पहला कारक में क्या बताया गया कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक की जो सांद्रता है बढ़ाने से उत्पाद की सांद्रता भी क्या होता है, बढ़ता है। अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक होता है और इसके फलस्वरूप जो बनता है वह उत्पाद होता है। तो अगर अभिकारक की सांद्रता आप बढ़ा दें तो उत्पाद की भी सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पहला कारक जो है आप लोग समझ लिए होंगे। अब इसका दूसरा कारक क्या बताना है, ताप के बारे में बताना है कि क्या ताप का मतलब प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हेडिंग रहेगा ताप, और ताप के बारे में अब यहाँ पर बताना है। तो यह ताप पर क्या प्रभाव डालता है। तो यहाँ ताप के आगे लिखेंगे किसी अभिक्रिया की, किसी अभिक्रिया के ताप में, किसी अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करने पर, वृद्धि करने से उनके अणु के प्रभावी टकरों की संख्या बढ़ जाती है, टकरों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरा कारक को समझ जाएंगे। किसी अभिक्रिया के ताप में अगर वृद्धि होता है, वृद्धि कर दिया जाता है, तो उनके अणु के प्रभावी जो टक्कर होते हैं, जो अणु के जो छोटे छोटे कण हुए हैं उसके टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सांद्रता, ताप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला हेडिंग रहेगा उत्प्रेरक। अब यहाँ उत्प्रेरक का क्या प्रभाव डालता है, लिखेंगे यहाँ पर उत्प्रेरक। अब यहाँ उत्प्रेरक के प्रभाव के बारे में लिखेंगे कि उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक जो संक्रियण ऊर्जा होता है, संक्रियण ऊर्जा के बारे में बताया गया है। अगर संक्रियण ऊर्जा नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट वीडियो में देख लीजिए संक्रियण ऊर्जा क्या होता है। तो उत्प्रेरण जो होते हैं संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं, मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जो संक्रियण ऊर्जा तो उसके मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कितना आसान है। जब उत्प्रेरण जो होते हैं, उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर दे, घटा दे, तो अभिक्रिया के वेग का मान क्या होता है, बढ़ा देता है। तो ये तीन कारक जो है आपको बताया गया कि मतलब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या प्रभाव डालते हैं। तो ये तीनों कारक के प्रभाव के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, और इसमें क्वेश्चन जोड़ा गया है जो है न्यूमेरिकल है। एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन और यहाँ पर 58 ग्राम मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है और एक थ्योरी वाले क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे
क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। और क्वथनांक का जब उन्नयन जब यहाँ पर परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया गया है, बहुत ही जो है अच्छा न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक में वृद्धि होना। कब वृद्धि होगा, जब यहाँ लिखेंगे जब विलयन में, लिखेंगे यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, जब विलयन में, जब विलयन में, विलयन में, विलयन में कोई अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है, कोई अपद्रव्य पदार्थ को, कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है, कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में, उसके क्वथनांक में, क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। इस वृद्धि को, इस वृद्धि को, इस वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक का, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, एक बार पढ़ दीजिए, परिभाषा याद हो जाएगा। जब कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है, जब किसमें, जब विलयन में कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। इस वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे इसे डेल टी बी से प्रदर्शित करते हैं। डेल टी बी से क्या होता है, प्रदर्शित किया जाता है। देखें यहाँ पर इसे डेल टी बी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर डेल जो टी बी का सूत्र होता है, अब यहाँ सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या बना है, तो लिखेंगे यहाँ पर डेल टी बी बराबर होता है, डेल टी बी बराबर होता है टी माइनस, और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर टी नाट हो जाता है, टी माइनस टी नाट, इसका क्या है फार्मूला हो जाएगा। किसका सूत्र लिखे हैं, क्वथनांक का उन्नयन का यह सूत्र है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिया गया है, दो टेम्परेचर दिया गया है, और यहाँ ध्यान देंगे टी का नाम क्या है, तो यहाँ पर विलयन का एक क्वथनांक होता है, विलयन का क्वथनांक, और यह विलायक का क्वथनांक होता है। क्या होता है, विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ पर विलयन का क्वथनांक कितना है और विलायक का क्वथनांक कितना है, यहाँ पर प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि एक द्रव का क्वथनांक कितना है, 353.23 के दिया है, और मोलर जो है द्रव्यमान दिया गया है, और विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दिया गया है। तो इसमें किसका किसका मान दिया गया, पर इसको नोट करेंगे। तो पहला जो मान दिया गया है वह टी नाट का मान दिया गया है, यहाँ नोट करेंगे टी नाट बराबर, प्रश्न में क्या दिया है, टी नाट बराबर 353.23 के पहला मान दिया, टी नाट का मान दिया गया है। दूसरा जो मान दिया गया है यहाँ यम मतलब यहाँ पर अणुभार का मान दिया गया है, अणुभार का मान क्या दिया गया है, 58 ग्राम मोल का इनवर्स दिया गया है। और तीसरा मान दिया गया है, यहाँ पर छोटा यहाँ पर भार W लिखेंगे क्योंकि विलय का भार है, और इसमें मान दिया गया 1.8 ग्राम है, और बड़ा W का मान दिया गया है, बड़ा W का मान दिया है इसमें 90 ग्राम है, 90 ग्राम। देखिए यहाँ विलय और विलायक है, यहाँ विलय विलायक को भी आपको पहचान करना होगा कि यहाँ डेल टी नाट का मान 353.23 के है, और यम का मान जो है 58 ग्राम मोल का इनवर्स है, विलय का भार है और विलाय का यह भार दिया गया है। और इसमें पूछा गया है यहाँ पर केबी मतलब जो होता है क्वथनांक का उन्नयन, और क्वथनांक का उन्नयन जो है पूछा गया प्रश्न में। तो जो प्रश्न में दिया गया था सभी मान को यहाँ पर नोट कर लिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे एक मान और दिया गया है जो टी का मान दिया गया है, और टी का मान कितना दिया गया है, अब इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में केबी तो पूछ रहा है, यहाँ दो टेम्परेचर दिया गया है, एक टी नाट है और एक टी है, और टी का मान कितना दिया गया है, 354.11 के है। अब यहाँ पर केबी का फार्मूला लिखेंगे और केबी का सूत्र लिख करके उसमें मान को भर देंगे। तो केबी बराबर होता है, सूत्र जो है क्या सूत्र पढ़े हैं, डेल टीबी होता है, माने इसका नाम डेल टीबी का नाम है क्वथनांक का उन्नयन होता है। छोटा यहाँ पर यम और बड़ा W होता है, बड़ा W पूरे का बटा, और नीचे होता है 1000,
और यहाँ होता है छोटा W। ये सूत्र किसका लिखे हैं? KB का। इसमें डेल TB बराबर ऊपर देखिए T माइनस T नाट है, इसको यहाँ डेल TB को हटाना पड़ेगा और यहाँ लिखेंगे KB बराबर हो जाएगा, और डेल TB जब हटेगा तो क्या बनेगा? T माइनस T नाट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे छोटा M बड़ा W पूरे का बटा नीचे 1000 और यहाँ छोटा W हो जाएगा। मान इसमें भर देंगे तो लिखेंगे KB बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मतलब T का मान भरेंगे, T नाट का मान भरेंगे, तो T का मान कितना है? 354.11 में से किसको घटेगा? T नाट को घटा देंगे तो 353.23 को घटा दिया जाएगा। अब इसमें से T में से T नाट को घटा दीजिए, T में से T नाट घट गया, और छोटा M जो देख रहे हैं, छोटा M का मान क्या है? तो छोटा M मतलब आपका अणुभार बोलेंगे, कितना दिया गया प्रश्न में? 58 दिया गया है, और यहाँ 90 हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया, और यहाँ पर जो है 1000 है, क्या है? 1000, और 1000 में जो है, और W का मान क्या दिया गया? W का मान 1.8 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे KB बराबर हो जाएगा, KB बराबर, अब इसमें से इसको घटाएंगे, अब यहाँ से इसमें से इसको जब घटाएंगे तो घटाने पे क्या आएगा? 0.88 आ जाएगा, अब गुणे हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 58 गुणे 90 हो जाएगा, पूरे का भागा हो जाएगा, और नीचे क्या है? 1000 हो जाएगा, 1000 गुणे 1.8 है। अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, तो हल करेंगे मतलब इसको गुणा करेंगे और इसका गुणा करके भाग देंगे, भाग देने पे उत्तर आएगा 2.522 आएगा, क्या आएगा? 2.552 केल्विन, यहाँ पर हो जाएगा केल्विन केजी, और हो जाएगा मोल का इनवर्स हो जाएगा। यह भाग दे करके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि भाग देने पर इतना मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको गुणा कर लीजिएगा और इसका गुणा करके भाग देंगे तो ये KB का मान आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह KB का मान जो निकाला गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह सूत्र है KB का, और KB का नाम क्या है? क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक है। इसी सूत्र में इस मान को भरना है, तो सभी मान प्रश्न में दिया हुआ है, इस मान को पहले बाहर कर लीजिए, इसी सूत्र में भर करके हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिख लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पहला उपयोग यहाँ पे लिखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग, तो पहला उपयोग है शुष्क धुलाई में। क्या करेंगे? यहाँ पर शुष्क धुलाई में इनका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर पहला लिख लेंगे, शुष्क धुलाई में उपयोग होता है, शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में प्रयोग होता है, विलायक के रूप में पहला उपयोग हो गया। और दूसरा उपयोग है अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्र में, अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होता है। और तीसरा जो उपयोग होता है कीटनाशक दवा के रूप में, तीसरा लिख लेंगे यहाँ पर कीटनाशक दवा के रूप में, कीटनाशक दवा के रूप में। तो यह तीन उपयोग है, शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में, कीटनाशक दवा के रूप में। तो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग था। अब यहाँ पर हेडिंग लिख लेंगे, क्लोरोफार्म का उपयोग, यहाँ लिखेंगे क्लोरोफार्म का उपयोग, क्लोरोफार्म का उपयोग। तो अब क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ किया जाता है? अब इनका उपयोग के बारे में समझेंगे। अब क्लोरोफार्म का उपयोग, तो क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? पहला उपयोग क्या है? अब यहाँ पर पहला उपयोग लिखेंगे, पहला उपयोग कहाँ करते हैं क्लोरोफार्म का? तो पहला जो होता है बेहोशी करने में, मतलब निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, निश्चेतक के रूप में इनका प्रयोग होता है, निश्चेतक रूप में। दूसरा जो उपयोग होता है
वह जीवाणुओं के रूप में होता है, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। और तीसरा उपयोग होता है, तीसरा उपयोग करेंगे क्लोरोफार्म का, तीसरा उपयोग होगा यहाँ पर लिखेंगे औषधि बनाने में। औषध मतलब ये दवा बनाने में भी प्रयोग करते हैं, औषधि बनाने में, औषधि बनाने में इसका प्रयोग होता है, औषधि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और चौथा उपयोग लिख लेंगे जो क्लोरोपिक्रीन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन तथा क्लोरोपिक्रीन तथा क्लोरोटोन, क्लोरोटोन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोटोन, क्लोरोटोन बनाने में इसका प्रयोग होता है, बनाने में क्लोरोफार्म का उपयोग होता है। और पांचवा उपयोग लिख लेंगे कि रेजिन, 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 रबड़, 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 वसा, वसा, मोम, मोम, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन के विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, के रूप में। तो यहाँ पर क्लोरोफार्म का 5 उपयोग बताया गया। तो पांचों उपयोग जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में चाहे नोट भी कर लीजिए, इसको 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अब अगला सीखेंगे, अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है, प्रोपेनॉल का क्वथनांक, प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, समझाइए। तो प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो प्रोपेनॉल का जो क्वथनांक होता है वह ब्यूटेन से तो अधिक होता है, क्योंकि प्रोपेनॉल जो होते हैं अपने ही अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जबकि ब्यूटेन जो होते हैं अपने ही अणु के साथ हाइड्रोजन बंध जो है नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका उत्तर क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का क्वथनांक, प्रोपेनॉल का क्वथनांक, प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, ब्यूटेन से अधिक होता है, अधिक होता है, होता है, क्योंकि, क्योंकि प्रोपेनॉल, क्योंकि प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल अपने ही, अपने ही अणु के साथ, अपने ही अणु के साथ, के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, बना लेता है। अब यहाँ लिखेंगे प्रोपेनॉल का जो क्वथनांक है वह ब्यूटेन से अधिक होता है, क्योंकि प्रोपेनॉल अपने ही अणु के साथ हाइड्रोजन बंध जो है बना लेता है, बना लेता है, जबकि, जबकि ब्यूटेन, जबकि ब्यूटेन अपने ही, अपने ही, अपने ही अणु के साथ, अणु के साथ, अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, नहीं बना पाता है, नहीं बना पाता है। कितना आसान है। प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि प्रोपेनॉल अपने ही अणु के साथ
हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि ब्यूटेन अपने ही अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैनिजारो अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। मतलब कैनिजारो अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उसका रिएक्शन आपको लिखने को कहा गया है। तो कैनिजारो अपक्रिया की जो परिभाषा होता है, जब फार्मल्डिहाइड की जो क्रिया होता है वह सोडियम हाइड्राइड से कराई जाती है तो सोडियम फार्मेट और मेथिल एल्कोहल बनता है। इसी अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ पर इसका उत्तर लिख लेंगे कैनिजारो अपक्रिया का, कि जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया फार्मल्डिहाइड की क्रिया जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्राइड से कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया किससे कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम फार्मेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम फार्मेट तथा मेथिल एल्कोहल बनता है। मेथिल एल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। जब फार्मल्डिहाइड की जो क्रिया है वो किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराया जाता है तो सोडियम फार्मेट और मेथिल एल्कोहल बनता है। इसी अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। HCHO यह फार्मल्डिहाइड है और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इससे क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा HCOONA। इसका नाम है सोडियम फार्मेट और इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल CH3OH हो जाएगा। अब यहाँ पर संतुलित करने के लिए यहाँ कार्बन देखेंगे 2 गो है और यहाँ कार्बन 1 है तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे तो अब क्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यहाँ 2 लगा करके संतुलित कर लीजिए, अब क्रिया क्या है, संतुलित है। तो इसी रासायनिक समीकरण को बारे में प्रश्न में पूछा गया था कि अब रासायनिक समीकरण दीजिए किस अपक्रिया के लिए, कैनिजारो अपक्रिया के लिए। तो कैनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा कि जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम फार्मेट और मेथिल एल्कोहल बनता है। इसी अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहा जाता है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा बताना है और इनका जो है 2 कार्य के बारे में, महत्वपूर्ण 2 कार्य के बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग नोट करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल। अब यहाँ न्यूक्लिक जो है अम्ल है, अब इसे किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं और इसके बाद इसका महत्वपूर्ण जो है कार्य भी समझ लेंगे कि महत्वपूर्ण इसका काम क्या है। न्यूक्लिक अम्ल का जो है पहले परिभाषा समझेंगे और उसका क्या समझेंगे, कार्य क्या है। तो लिखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, C है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, आयुक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो नीचे लिखेंगे कि या ए लिखेंगे, ए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा
तथा हो जाएगा फास्फोरस युक्त, फास्फोरस युक्त, यहाँ लिखेंगे युक्त जटिल, जटिल जो है फास्फोरस युक्त जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं, होते हैं। तो यह जो क्या क्या होते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। जटिल जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं और जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो लिखेंगे जो कोशिका के, जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कहाँ होते हैं, कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इनके महत्वपूर्ण कार्य लिखेंगे, अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, महत्वपूर्ण कार्य क्या है, महत्वपूर्ण कार्य, न्यूक्लिक अम्ल का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो पहला कार्य लिख लेंगे यहाँ पर, पहला कार्य क्या है, तो पहला जो होता है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। पहला कार्य क्या करता है, लिखेंगे कि यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, पहला काम हो गया। अब इसका दूसरा कार्य क्या है, यह आनुवंशिकी जानकारी का भंडारण तथा स्थानांतरण करता है। दूसरा लिख लेंगे कि यह आनुवंशिकी जानकारी का, यह आनुवंशिकी जानकारी आनुवंशिकी जानकारी का भंडारण तथा स्थानांतरण करता है, नानांतरण करता है। तो ये दो कार्य जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पहला यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है और दूसरा जो है आनुवंशिकी जानकारी का वो भंडारण तथा स्थानांतरण करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को संक्षिप्त में समझाइए। और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है, इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसमें जो है मान जो दिया गया है, एक न्यूमेरिकल और एक जो है फैराडे का नियम दिया गया। तो फैराडे का अपघटन का नियम के बारे में आपको पहले बताया जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल को हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। तो लिखेंगे यहाँ पर फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन का यहाँ प्रथम नियम लिखेंगे, क्योंकि वैद्युत अपघटन नियम इनका 2 बना है। फैराडे का वैद्युत अपघटन का ये प्रथम नियम पहले बताया जाएगा, उसके बाद से द्वितीय नियम बताया जाएगा। तो पहले प्रथम नियम समझ लेते हैं, उसके बाद से द्वितीय नियम बताया जाएगा। तो फैराडे का यहाँ पर लिख देंगे प्रथम
नियम। अब फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है? पहले प्रथम नियम के बारे में समझेंगे, उसके बाद से द्वितीय नियम के बारे में समझेंगे। तो बहुत आसान प्रथम नियम है, जब किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो जो है यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, अब इनका नियम को पहले लिख दिया जाएगा। तो लिखेंगे जब किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। कितना आसान है। जब किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, अब देखिए यहाँ पदार्थ की मात्रा आप यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और डब्ल्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ यम और यहाँ समानुपाती है, उसमें प्रवाहित आवेश के क्या है? समानुपाती है। आवेश को किससे दिखाएंगे? क्यू से। तो यम समानुपाती क्यू हो जाएगा। किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा और उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और यहाँ डब्ल्यू से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ मात्रा का प्रतीक यहाँ पर दो लिखा जा सकता है, यम भी और डब्ल्यू भी। अगर इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या बनेगा? यम बराबर यहाँ हो जाएगा जेड क्यू, मतलब समानुपाती हटा देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जेड। और जहाँ जेड क्या है लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ जेड एक जो है स्थिरांक है, कहेंगे यहाँ पर जहाँ जेड एक स्थिरांक है उसका नाम क्या है? स्थिरांक है और उसका नाम हो जाएगा जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। जो नाम उसका क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसका नाम है। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसका नाम हो जाएगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यहाँ पे लिखेंगे जेड एक स्थिरांक है जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो ये तो हो गया फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो यम समानुपाती क्या हो गया? क्यू। और जहाँ समानुपाती हटाएंगे तो लिखेंगे जेड, और जहाँ जेड एक कौन सी है? स्थिरांक है जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो ये तो फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे यहाँ पर फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो यहाँ आप नीचे नोट कर लेंगे, फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। देखेंगे यहाँ पर फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। अब यह द्वितीय नियम क्या है? अब द्वितीय नियम के बारे में समझेंगे। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? फैराडे का यह वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, प्रथम नियम तो समझ में आ गया कि यम समानुपाती क्या है? क्यू है। अब यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे इनका नियम लिखेंगे, यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य
वैद्युत अपघट्य में वैद्युत अपघट्य में समान समान प्रबलता समान प्रबलता समान प्रबलता की धारा समान प्रबलता की धारा समान समय तक समान समय तक प्रवाहित की जाए प्रवाहित की जाए। देखिए, यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार भारों के समानुपाती होता है। यह वैद्युत अपघटन का जो है द्वितीय नियम है। अब इसमें बताया गया कि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा। अब देखिए, मुक्त पदार्थ की मात्रा किसे दिखाएंगे तो W से भी दिखा सकते हैं और M से भी दिखा सकते हैं। उसमें तुल्यांकी भार किसे दिखाते हैं E से। तो EW समानुपाती E जो है बना है, यह किनका नियम बना है तो यह बन गया नियम फैराडे के वैद्युत अपघटन का जो है नियम। यदि दो पदार्थ के लिए बनाना चाहते हैं तो सूत्र क्या बनेगा W1 बटा W2 बराबर हो जाएगा, यहाँ बनेगा E1 बटा E2 हो जाएगा। ये दो पदार्थों के लिए जो है बनाया गया है। जब दो भिन्न भिन्न अगर पदार्थ हैं इनके लिए जो है फैराडे का वैद्युत अपघटन का सूत्र होगा W1 बटा W2 E1 बटा E2। तो ये फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम जो है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, अब न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। जो न्यूमेरिकल है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कितने एम्पियर की धारा है 2 एम्पियर की धारा और कितना मिनट 20 मिनट तक अपघटित होता है तो कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसमें दो मान दिया गया है, पहले दो मानों को पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान क्या दिया गया है, तो यहाँ पर धारा जो दिया गया है I बराबर जो दिया गया है I बराबर 2 एम्पियर की धारा दिया गया है। कितने एम्पियर है 2 एम्पियर की धारा दिया गया है। और टाइम जो दिया गया है टी बराबर इसमें दिया गया है कितना मिनट है तो 20 मिनट है। और 20 मिनट को जो है ना सेकंड में बदल देंगे तो 20 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 20 गुणे 60 से गुणा कर लेंगे तो यह बन जाएगा सेकंड में। तो टी बराबर हो जाएगा 1200 सेकंड हो जाएगा, 1200 सेकंड आ गया। तो यहाँ पर दो मान प्रश्न में दिया गया था, आई बराबर 2 एम्पियर और टाइम जो दिया गया था 20 मिनट दिया गया था। और इसमें जो मान होता है यफ का मतलब फैराडे नियतांक और यफ बराबर होता है 96,500। यह फैराडे नियतांक 96,500 कूलम होता है, यफ का मान होता है। और कापर है तो कापर की जो संयोजकता होती है वह 2 होती है। कापर मतलब Cu के ऊपर +2 चार्ज होता है। और यहाँ पर कापर का जो परमाणु भार होता है Cu का, क्योंकि कापर सल्फेट है इसमें Cu का परमाणु भार कितना होता है तो Cu का परमाणु भार जो होता है वह 63 होता है। कितना होता है 63 होता है। और कापर की जो संयोजकता होती है, कापर का संयोजकता कितनी होती है तो कापर की जो संयोजकता होती है वह 2 होती है, क्योंकि कापर के ऊपर +2 चार्ज होता है इसलिए संयोजकता 2 हो जाएगी। अब यहाँ वैद्युत रासायनिक तुल्यांक पहले निकालेंगे तो पहले सबसे पहला निकालना पड़ेगा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कैसे निकलता है, अब इसको पहले निकालेंगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहाँ पर रासायनिक हो जाएगा रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे दिखाते हैं तो Z से, और Z बराबर क्या होता है तो Z बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता गुणे
संयोजकता गुणे होता है 96,500। लिखेंगे 96,000 गुणे क्या हो जाएगा 96,500। ये किसका मान है तो जेड का मान निकलेगा और जेड का नाम क्या है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब यहाँ परमाणु भार कितना है तो परमाणु भार इसमें दिया गया 63 है, संयोजकता 2 है और यहाँ पर बल जो दिया गया है फैराडे नियतांक वाला जो आपको आवेश दिया गया है 96,500 दिया गया है। 96,500 ये किसका मान निकल गया जेड का। अब यहाँ पर इसका गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, अब आगे इसको हल किया जाएगा। अब इसमें पूछा गया द्रव्यमान, द्रव्यमान यम बराबर प्रश्नवाचक है और यम का सूत्र क्या होगा तो अब यम का सूत्र बताया गया फैराडे का प्रथम नियम से यम बराबर होता है जेड क्यू होता है, ये फैराडे का प्रथम नियम है। और क्यू को अगर बदल देंगे तो यम बराबर हो जाएगा जेड और क्यू को बदलेंगे तो क्यू बराबर क्या होता है आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय होता है। आवेश को बदल देंगे तो आई इंटू टी हो जाएगा धारा गुणे समय। अब इसी में मान को क्या करेंगे रख लेंगे यम बराबर जेड का मान तो ऊपर निकला है क्या निकला है 63/2 गुणे 96,500 96,500 ये तो जेड का मान हो गया गुणे आई का मान कितना था तो 2 एम्पियर था और गुणे और यहाँ समय कितना था तो समय जो था 120 सेकंड था। अब यहाँ पर एक 20 मिनट था तो एक 20 मिनट को बदले थे तो 1200 सेकंड बना था। अब यहाँ 2 से 2 खत्म हो गया 2 से 2 खत्म। अब यम बराबर क्या बनेगा तो 63 गुणे 1200 था तो 2 जीरो और खत्म हो गया 2 जीरो खत्म बचेगा यहाँ पर 12 भागा हो जाएगा और यहाँ नीचे बनेगा 965 हो जाएगा। अब 63 में 12 का गुणा करेंगे, अब इसका जो गुणा हो जाएगा 63 का 12 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 756 हो जाएगा भागा 965 हो गया। अब यम बराबर अब 965 में 756 में भाग करेंगे तो मान आ जाएगा 0.78 ग्राम हो जाएगा। यही जो है क्या बनेगा इसका आंसर हो जाएगा यम बराबर 0.78 ग्राम हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसे इसको हल किया गया है एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। जहां भी आपको दिक्कत है आप सभी लोग कमेंट एक बार जरूर कर सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है एक प्रथम कोट के अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, उसके 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। मतलब 10 मिनट में वह 20% खत्म हो जा रहा है तो 75% यदि खत्म होना है तो कितना समय लगेगा प्रथम कोट की अभिक्रिया को बताया गया है। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पहला जो शर्त दिया गया है, अब इस पहले शर्त के बारे में समझेंगे कि पहला शर्त में दिया गया है टाइम जो दिया गया है टी और टी बराबर जो दिया गया है 10 मिनट टाइम दिया गया है। अब 10 मिनट को बदलना पड़ेगा सेकंड में तो टी बराबर हो जाएगा यहाँ पर या समय को नहीं बदलेंगे 10 मिनट ही रहने देंगे तो 10 मिनट टाइम है तो टी बराबर 10 मिनट हो गया। और ए जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो ए प्रारंभिक अवस्था है 100% होता है ए का मान और कितना परसेंट खत्म हो गया है तो दो यहाँ पर 20% जो है समाप्त हो गया है। तो ए बराबर 100 हो गया एक्स बराबर 20 हो गया। और प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो सूत्र बना है के बराबर फार्मूला होता है। तो यदि सूत्र आपको नहीं याद होगा तो सूत्र को याद रखिएगा के बराबर होता है 2.303 बटा होता है टी और यहाँ लिखेंगे log 10 और a बटा a माइनस एक्स। ये तो फार्मूला हो गया प्रथम कोट के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का ये फार्मूला है। अब आगे इसको बढ़ेंगे इसमें मान रखेंगे तो के बराबर 2.303 और टी का मान क्या है तो टी का मान 10 दिया गया है लॉग लिखेंगे यहाँ पर बेस 10 हो गया ए का मान तो ए का मान 100 हो गया ए का मान 100 भागा 100 माइनस एक्स का मान 20 है। ये पहली शर्त अभी चल रहा है उसके बाद से ये 75% पर अभी हल करना बाकी है। तो अब आगे हल करेंगे तो के बराबर क्या बनेगा 2.303 भागा 10 हो जाएगा लॉग हो गया यहाँ 10 हो जाएगा ऊपर 100 और नीचे जो है 100 में से 20 घटेगा तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 0 से 0 काट देंगे और 2 से भी काट देंगे तो क्या बनेगा के बराबर 2.303 भागा 10 हो जाएगा और ऊपर 2 से काटेंगे तो लाग यहाँ बेस 10 हो जाएगा क्या बनेगा 5 बटा और 8 है तो 4 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 10 को 2 से काटे हैं और 8 को 2 से काट देंगे 5 बटा 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो के बराबर
2.303 भागा 10 हो जाएगा log 10, यहाँ पर 5 माइनस log बेस 10 4। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर log 5 का मान क्या है और log 4 का मान क्या है। तो log 5 का मान आपको याद रखना पड़ेगा, k बराबर क्या है 2.303 भागा 10 हो जाएगा। और log 5 का मान आपको याद रखेंगे, log 5 का मान होता है 0.69 माइनस log 4 का मान 0, यहाँ हो जाएगा 6 और 2 0 60 20, मतलब इसको पढ़ेंगे log 4 का मान हो गया और ये log 5 का मान है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बनेगा 2.303 भागा 10 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.0969 घटाने पर आ गया। अब इसको गुणा करके 10 से भाग कर देंगे तो गुणा करके भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा k बराबर, इसको गुणा करके भाग देने पर k बराबर आएगा 0.022, यहाँ पर आ जाएगा मिनट का इनवर्स। ये तो पहली शर्त जो है पालन किए तो k का मान कितना आ गया, k का मान 0.022 आपका आ गया मिनट का इनवर्स। अब यह k का मान जो है दूसरी शर्त में प्रयोग करेंगे तो ये पहली शर्त में कैसे हल किया गया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ लाग 5 का मान है और यह लाग यहाँ पर 4 का मान है। यदि लाग का मान निकालना नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो लाग का मान भी निकालना आपको सिखा दिया जाएगा कि लाग का मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर log 5 का मान अगर आपको नहीं जानकारी कैसे आया है तो यहाँ तो आपको याद रखना है, लेकिन निकालना भी सिखा दिया जाएगा कि log 5 का मान कहाँ से आया और ये log 4 का मान कहाँ से आया। दोनों में से इसको घटाए ये मान आया, इसमें गुणा करके 10 से भाग कर दीजिएगा 0.02 मिनट आपका इनवर्स आ जाएगा। यह k का मान आया। अब यह k का मान जो है 75% पूर्ण होने में समय जब निकाला जाएगा तो यह k का मान का प्रयोग किया जाएगा। तो अब दूसरी शर्त के बारे में समझेंगे। अब तो जब दूसरी शर्त में हल करेंगे तो k का मान जो पहली शर्त में आया था 0.022 मिनट का इनवर्स जो आया था, अब यह मान कैसे निकाला गया है आपको तो समझ में आ गया होगा। अब इस मान का प्रयोग करना पड़ेगा जो दूसरे समीकरण के लिए हल करेंगे। तो a बराबर क्या रहेगा 100% हो गया और x बराबर 75% पर टाइम निकालना है, 75% हो गया। t बराबर प्रश्नवाचक हो गया। अब सूत्र लिखेंगे, प्रथम कोट की क्रिया का सूत्र क्या है, k बराबर 2.303 बटा टी और यहाँ लिखेंगे लॉग, यहाँ ऊपर a बटा a माइनस एक्स हो जाता है, यहाँ पर बेस 10 होता है। अब यहाँ मान को रखेंगे तो t को ऊपर कर दीजिए तो t बराबर क्या बनेगा 2.303 बटा और t ऊपर गया के नीचे हो जाएगा लॉग हो जाएगा a बटा a माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें मान को रखेंगे तो जब मान रखेंगे तो t बराबर हो जाएगा 2.303 और k का मान क्या है 0.022 आया है और यहाँ log हो जाएगा मान ऊपर 100 हो गया बटा 100 माइनस 75, क्योंकि x का मान 75% पे निकालना है तो 100 में से 75 घट जाएगा तो t बराबर होगा 2.303 भागा 0.022 और यहाँ हो जाएगा log ऊपर हो जाएगा 100 और बटा 100 में से 75 निकल गया तो 100 में से 75 जाएगा तो 25 और 25 चौको 100, 4 बार में चला जाएगा भाग तो t बराबर 2.303 भागा 0.022 और यहाँ बनेगा 25 चौको 100, 4 बार में गया है। अब log 4 का मान बताया गया है, log 4 का मान कितना होता है तो लिखेंगे 2.303 भागा 0.022, log 4 का मान 0.6020 होता है, log 4 का मान हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे और गुणा करके इससे भाग करेंगे और गुणा करने के बाद क्या आएगा 1 दशमलव जो आएगा 1.338 हो जाएगा, 640 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ हो जाएगा 6 भागा और यहाँ लिखेंगे 0.022। अब इसमें भाग करेंगे तो भाग देने पाएगा t बराबर 63 यहाँ पर 63.00 आ जाएगा, यहाँ पर 63.01 और हो जाएगा टाइम है तो टाइम का मात्रा क्या होता है मिनट होता है तो 63.01 जो है मिनट आ जाएगा मान। इसको गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, गुणा और भाग आपको करना है तो गुणा भाग करके इसका गुणा करके इसमें भाग दिए हैं तो 63.0 मतलब 63 मिनट जो है आपका आंसर सही होगा। ये पॉइंट जो है आप छोड़ भी सकते हैं तो 63 मिनट माना जाएगा।
तो यहाँ भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, टाइम निकल गया। तो इसमें 2 शर्त का प्रयोग किया गया। पहले समीकरण में k का मान निकाला जाएगा और k का मान जब निकल जाएगा तो वो दूसरे समीकरण में प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके इसमें भाग देंगे तो मान पूरा निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। अब यहाँ पर जो है टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का जो है आपको सूत्र बताना है। तो कैसे सूत्र लिखेंगे? सबसे पहले इसका सूत्र लिखने का नियम क्या है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु इसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट को CO से दिखाएंगे। टेट्रा एमीन का मतलब अमोनिया हो गया और यहाँ अमोनिया 3 है तो यहाँ पर NH3 हो गया, मतलब अमोनिया का सूत्र को NH3 होता है और इसको एमीन बोला जाता है। और टेट्रा है, मतलब टेट्रा मतलब 4 इसको बोला जाएगा, टेट्रा को 4 बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे 4 रहेगा, NH3 4 हो गया। डाई एक्वा मतलब पानी है, पानी का एक्वा बोला जाता है, H2O डाई है तो इसलिए 2 हो जाएगा। और यहाँ पर थर्ड चाहिए और उसके बाद से क्लोराइड चाहिए, तो क्लोराइड है तो यहाँ पर बाहर है तो इसलिए क्लोराइड हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीजन संख्या तो 0 होगा, इसका भी 0 होगा और हमको 3 चाहिए। Cl का -1 होता है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 घात रहेगा, तो -1 में 3 का गुणा करेंगे तो -3 होता है, पक्षांतर कर दिया जाता है तो +3 हो जाता है। इसका मतलब इसका अणुसूत्र क्या बनेगा, CONH3 4 घात को टेट्रा बोलते हैं। H2O मतलब पानी, एक्वा यहाँ डाई हो जाएगा और यह क्लोराइड हो जाएगा 3। और यहाँ पर थर्ड कहाँ से आया, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 और इसका भी 0 और -1 में 3 का गुणा करेंगे तो -3 पक्षांतर होगा तो +3 हो जाएगा। तो इसका सूत्र जो है आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको बनाया गया। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है, इसका सूत्र बनाना है पोटेशियम। अब इसका सूत्र कैसे लिखाएगा, तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। पोटेशियम के बाद लिखा गया है ट्राई हो जाएगा, ट्राई ऑक्सलेटो हो जाएगा। क्रोमेट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा गया क्रोमेट थर्ड हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 3 चाहिए। तो पहले पोटेशियम बताया गया, तो पोटेशियम के लिए क्या प्रतीक होता है, K हो गया। और ट्राई जो है क्रोमेट मतलब क्रोमियम, और ट्राई ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेट का C2O4 होता है और यहाँ पर ट्राई है तो इसमें 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 होने के बाद हमको ऑक्सीजन संख्या भी बनाना है कि यहाँ 3 आना चाहिए, तो इसका ऑक्सीजन संख्या 2 होता है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6। और यहाँ पर हमको 3 चाहिए और इसका 1 होता है तो 3 1 9 3 में से जब 6 जाएगा तो -3 पक्षांतर कर देंगे तो +3 हो जाएगा, मतलब K3Cr C2O4 3 घात, मतलब ये ट्राई ऑक्सलेटो हो गया, ये क्रोमेट हो जाएगा और ये पोटेशियम होगा। इसका ऑक्सीजन संख्या 1 में 3 का गुणा करेंगे, 3 1 9 3 और इसका 2 तिहाई 6, तो 6 में से 3 में से 6 घटेगा -3 और -3 पक्षांतर हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो यह सूत्र जो बनाया गया आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे इसको सूत्र को बनाया गया। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, अब यहाँ पे दिया गया है कि FeCN6 ऊपर -4 घात है तथा FeH2O 6 घात नीचे और ऊपर +2 घात के तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं। मतलब यहाँ पर जो विलयन बना है, दोनों का जो विलयन है उनका रंग भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले पहला केमिकल को चेक करेंगे कि ये कौन सा जो है आपका रंग है। तो यहाँ लिखेंगे माना, सबसे पहले जो लिखाएगा Fe किसका है, CN और यहाँ 6 घात है और इसके ऊपर जो है मान क्या दिया गया है, -4 घात है। तो यहाँ पर Fe का पहले संयोजकता निकालेंगे, तो माना Fe की यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या क्या निकालेंगे, Fe की ऑक्सीजन संख्या निकाला जाता है और Fe की ऑक्सीजन संख्या क्या मानते हैं, तो Fe की ऑक्सीजन संख्या X होती है, क्या होती है, X हो जाएगा। तो ऑक्सीजन संख्या X हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन संख्या यह बनेगा X प्लस CN का -1 होता है और 6 से 6 है तो 6 से गुणा करेंगे, 4 घात -4 है तो -4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो X है और -1 कहाँ से है, CN का -1, 6 में गुणा हुआ 6 करना 6, X -6 बराबर
-4 हो गया। 6 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -4 प्लस 6 हो जाएगा। 6 में से 4 घटा देंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर 2 आक्सिका संख्या 2 निकल गया। तो ये लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे आक्सिका संख्या निकाला गया। अब यहाँ Fi का जो परमाणु क्रमांक होता है Fi का वह 26 होता है। 26 का कैसे निकलेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 और यहाँ लिखेंगे 4s2 और 3d पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 घात हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लोहा का निकाला गया, Fi का मतलब 26 का। अब यहाँ पर 26 में से 2 ऑक्सीकरण संख्या आ गया है तो 2 इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो कैसे यहाँ होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसमें से 2 लास्ट वाला क्लास 4 है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। 4s 3d पर 6 घात हो जाएगा। तो यहाँ पर 4s के ऊपर 0 घात हो जाएगा। अब यहाँ पर 3d में, यहाँ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो देख रहे हैं 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ पर 3d के लिए जब बॉक्स बनाते हैं इसमें d के लिए 5 बॉक्स होता है, 4s के लिए 1 बॉक्स होता है और 4p के लिए 3 बॉक्स होता है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें लग गया, जोड़ा लग गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैसे भरा जाता है? तो यहाँ 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ 4s में इसको 3d पढ़ा जाता है, 3d हो जाएगा। इसको 4s पढ़ा जाता है, इसको 4p पढ़ा जाता है। तो 4s में भी खाली है, 4p भी खाली है। अब इसमें कौन सा Cn जो समझता है याद रखेंगे, Cn जो होता है यह दुर्बल लिगेंड है कि प्रबल लिगेंड है, ये आपको समझना है। तो Cn यहाँ लिख लेंगे, चूंकि Cn जो है प्रबल लिगेंड है। क्या लिखेंगे? Cn एक प्रबल लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है। जो प्रबल लिगेंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? युग्मन होता है। इसमें युग्मन, इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, जोड़ा बैठाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, युग्मन होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? युग्मन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का युग्मन मतलब जोड़ा बैठेगा। तो जोड़ा जब बैठाएंगे, 3d का जोड़ा बैठा लेंगे तो 5 बॉक्स रहेगा, 1 2 3 4 5 बॉक्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा बैठाएंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब जोड़ा बैठ गया तो ये इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें अयुग्मित नहीं, इसमें युग्मित जोड़ा बैठ गया। जब जोड़ा बैठ गया तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः रंगहीन यौगिक है। आज जिसमें जोड़ा नहीं बैठेगा मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह रंगीन होते हैं। एक रंगहीन, रंगहीन मतलब इसका कोई कलर नहीं होगा, इसलिए इसको बोला जाता है रंगहीन यौगिक है। अब अगला वाला जो चेक करेंगे, क्योंकि दोनों विलयन का रंग भिन्न होना चाहिए, तो ये तो रंगहीन आ गया। अब अगला जो यौगिक दिया गया है और उसको चेक करके पता करेंगे कि वह जो है विलयन क्या होगा। तो अगला जो यौगिक जो देखेंगे, चेक करेंगे, तो अगला जो यौगिक है F2O है और H2O के बाद नीचे आपका दिया गया है 6 है और यहाँ पर पावर दिया गया है 2+ है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। माना Fi का ऑक्सीकरण संख्या क्या माना जाएगा? X है। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ लिख लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या X है, ऑक्सीकरण संख्या X है, ऑक्सीकरण संख्या X हो गया। Fi के नीचे X प्लस जल का 0 गुणे 6, क्योंकि 0 ऑक्सीकरण संख्या होता है बराबर 2, तो X प्लस 0 बराबर 2, तो X का मान आ गया 2। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या जब 2 आ गया तो अब यहाँ लिखें Fi का परमाणु क्रमांक 26 होता है। 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ लिखेंगे 3d पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे तो Fi के ऊपर +2 मतलब 2 ऑक्सीकरण संख्या इसमें से कम हो जाएगा। लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो जाएगा 4s0 3d पर 6 घात। अब यहाँ पर जो बनेगा
अगला जो बनेगा यहाँ पर 3D के लिए बनाएंगे तो ये 3D बॉक्स हो जाएगा और 3D बॉक्स में 5 बॉक्स होते हैं और 4S में 1 बॉक्स होते हैं और 4P में 3 बॉक्स होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3D और यहाँ लिखेंगे 4S और यहाँ लिखेंगे 4P हो जाएगा। डी में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर यस में तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में भी 0 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 4P यहाँ पर है नहीं है। अब ये जल जो दिखेंगे, जल H2O जो है, H2O एक दुर्बल लिगेंड है। क्या है? दुर्बल लिगेंड है। आज जो दुर्बल लिगेंड होते हैं, दुर्बल लिगेंड है। अब दुर्बल लिगेंड जब होते हैं, लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। अतः क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बैठाएंगे, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा मतलब जोड़ा नहीं बैठेगा, युग्मन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बैठाया जाएगा। ये किसके सिद्धांत पे सब लग रहा है? तो बीबीटी के सिद्धांत यहाँ लागू हो रहा है। अब यहाँ पे जोड़ा जब नहीं बैठाएंगे तो क्या बनेगा? अब यहाँ पर जो है जोड़ा नहीं बैठाएंगे तो पुनः 3D लिखेंगे, 4S लिखेंगे और यहाँ 4P लिखेंगे। यहाँ पर 3 बॉक्स बना लीजिएगा और यहाँ 5 1 2 3 4 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 2 यहाँ भरे थे 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, 3 4 5 6 जो ऊपर बना है इसका जोड़ा नहीं बैठेगा। और जब जोड़ा जिसमें नहीं बैठता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या कहेंगे? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका यौगिक कैसा होता है? तो लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये लिखेंगे इसका ये जो रंग होगा तो इसका रंग जो होगा, इसका रंग जो है रंगीन होगा, रंगीन लिखेंगे। इसका यौगिक जो रहेगा वो रंगीन ही होगा, इसका यौगिक रंगीन यौगिक होगा। रंगीन किस में होता है और रंगहीन किस में होता है? एक बार समझ लेते हैं। जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें जोड़ा बैठ जाता है, उसमें जो यौगिक होते हैं वह रंगहीन होते हैं, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका यौगिक रंगीन यौगिक होते हैं। इसका मतलब दोनों का जो यौगिक है, दोनों का कलर क्या है? अलग अलग है। पहला यौगिक रंगहीन था और दूसरा यौगिक जो है रंगीन यौगिक हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न पदों को समझाइए। अब निम्न पदों को यहाँ पर समझाना है। पहला जो है ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन क्या होते हैं? बहुत आसान प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत ही आसान है। ऐसा आयन जिसमें एक ही अणु के भीतर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश होते हैं। मतलब एक ऐसा आयन होता है जिसके एक ही अणु के भीतर में धनात्मक भी आयन होते हैं और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, लेकिन कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। इसी को क्या कहा जाता है? ज्यूटर आयन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि मतलब यह धन आवेश और ऋण आवेश दोनों किस प्रकार के रहते हैं और कुल आवेश शून्य कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एमिनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक एमीन समूह समान अणु में पाए जाते हैं। जो जलीय विलयन में COOH माइनस है, समूह एक हाइड्रोजन प्लस को क्या करता है? यह खो देता है और तथा NH2 जो समूह होता है उसे क्या कर लेता है? स्वीकार करता है। इस प्रकार के आयन को ज्यूटर आयन कहते हैं। मतलब यह हो गया कि यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक समूह है और यह जो है एमिनो समूह है। तो यहाँ पर एमिनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह है। जब इसमें का हाइड्रोजन जो है ना, एक हाइड्रोजन H जो है किसको दे देगा? NH2 को दे देगा। NH2 को जब दे देगा तो ये NH2 जो है वह हो जाएगा NH3 हो जाएगा। क्या बनेगा? NH3, क्योंकि यह हाइड्रोजन को खोता है और यह इसको क्या करता है? स्वीकार करता है। तो जलीय विलयन में क्या होता है? देखिए NH2 पहले था तो एक हाइड्रोजन ये ले लिया, इसने यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यह जो खोया इसने यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो गया। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और यह स्वीकार कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह रहता है और माइनस चिन्ह रहता है। यौगिक तो एक ही है। इस यौगिक में धनात्मक भी आवेश है और ऋणात्मक भी आवेश है। यहाँ एक प्लस है और यहाँ एक माइनस है, दोनों को मिलाएंगे तो शून्य आवेश हो जाएगा। इसलिए बताया गया कि ऐसा आयन होता है जिसके एक ही अणु के अंदर धनात्मक भी आवेश हो और ऋणात्मक भी आवेश हो। ऐसे आवेश को क्या कहा जाता है? ज्यूटर आयन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ज्यूटर आयन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीखेंगे अगला जो है हेडिंग क्या है?
अगला जो दिया गया है पेप्टाइन बंध है। अब पेप्टाइन बंध किसे कहते हैं? बहुत आसान है। जब दो या दो से अधिक, मतलब कम से कम दो लेना है, दो से आप अधिक ले सकते हैं। कौन सा समूह लेना है? अमीनो अम्लों को आपस में मिला दिया जाता है तो यह एक बंध बनाता है, जिसे पेप्टाइन बंध कहा जाता है। पेप्टाइन बंध किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल को आपस में मिला दिया जाए तो एक बंध बनता है, उसे पेप्टाइन बंध कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। यह COOH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है तथा NH2 एमीन समूह के बीच बना एक आबंध होता है। किसके किसके बीच में बनता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच में और एमीन समूह के बीच में यह आबंध बनता है, जो जिसमें दो एक जैसे अथवा भिन्न अमीनो अम्ल को अणु को मध्य अभिक्रिया एक अणु के अमीनो समूह तथा दूसरे COOH समूह के मध्य जब संयोग होती है, जिसमें पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध का क्या सूत्र होता है? CONH, इसी को कहा जाता है पेप्टाइन बंध कहा जाता है, बनता है। अब यहाँ पर जैसे लिया है NH2 CH2 COOH। अब यहाँ NH2 CH पे COOH, इसमें एमीन समूह भी है, कार्बोक्सिलिक समूह है, एमीन समूह भी है, कार्बोक्सिलिक समूह है। इसमें का OH और इसमें का H मिला करके, OH और H मिला करके H2O हो गया। क्या बन जाएगा? H2O हो गया। H2O बाहर निकल गया। अब क्या बचा? NH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इसमें क्या बचा है? तो इसमें का CO बच गया। क्या बचा? CO हो गया। इसमें का OH, इसमें का H मिला के पानी बन गया, तो यहाँ CO हो गया तो CO हो जाएगा। अब यहाँ NH क्या बना? यहाँ पर NH, यहाँ पर NH हो जाएगा और ये बचेगा CH तो CH हो जाएगा, COOH हो जाएगा और CH3 तो CH3 हो गया। दोनों पक्ष आपस में क्या है? बराबर हैं। और इसमें देखिए यहाँ जो बना CONH, इसी को पेप्टाइड बंध कहा जाता है। इसी CONH को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न क्या है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बताइए। प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना क्या होता है? बहुत आसान है। एमिनो अम्लों के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर बनने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रोटीन की प्राथमिक श्रृंखला संरचना कहते हैं। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है? जो अमीनो अम्ल को विशिष्ट क्रम में जोड़ते चले जाते हैं, एक प्रकार के जो क्रम में जोड़ते चले जाते हैं, इसके बीच में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, इसके बीच में जो बना है, यह जो क्या बना है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना हुआ है, वही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। सीधी श्रृंखला में, ऐसे समझेंगे, सीधी श्रृंखला में अगर एमिनो अम्ल जुड़ा होता है तो वही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाता है। अगला जो है पॉलीसेकेराइड से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे यह उच्च अणुभार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल में अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 10 से अधिक अणु देते हैं, वही पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? यह उच्च अणुभार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं और यह जल अपघटन में मोनोसेकेराइड से 10 से अधिक अणु देते हैं। स्टार्च है, सेलुलोस है, ग्लाइकोजन है, यह जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, जैसे है। तो उम्मीद करते हैं यह जो 3-4 हेडिंग के बारे में बताया गया, आप लोगों को अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। तो यह प्रश्न जो है अपने कॉपी में इसका उत्तर नोट करके 2 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको उत्तर क्या होगा? याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा। अब अगले भाग के वीडियो में आगे वाले प्रश्नों को बताया जाएगा और अगले प्रश्न का यदि आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।